जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसको रन करने के लिए हमें दो फ्यूल लगते हैं। पहला तो होता है इंस्पिरेशन, हमारे मन में अंदर से आना चाहिए कि हमें बिजनेस ये कंटिन्यू रखना है। और दूसरा फ्यूल जो उसके अंदर लगता है डेट इज मनी, बोले तो फाइनेंस। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। कि बिजनेस में पैसा लगाने के लिए, उसको फ्यूल करने के लिए टाइम टू टाइम उसके अंदर ईंधन यानी कि फ्यूल डालने के लिए पैसा हम किन सोर्सेस से ला सकते हैं, यही आज के इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस की जो फाइनेंस नीड्स होती हैं उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करा गया अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर। फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स एंड होती हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स वो होते हैं जिनसे हम अपने फिक्स एसेट्स को खरीदते हैं। बिजनेस में कुछ फिक्स एसेट्स होते हैं जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी एंड प्लांट जैसी जो चीजें हैं वो फिक्स्ड एसेट्स हैं एंड उनको खरीदने में जो खर्चा होता है दैट इज फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। उसके बाद वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स वो होती हैं जिनसे हमारे बिजनेस की रेगुलर एक्टिविटीज चलती हैं। जो भी हमारी बिजनेस की रेगुलर एक्टिविटीज हैं उनमें जो रेगुलर खर्चे होते हैं वो होते हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। जैसे कि जिस जगह पर हम बिजनेस कर रहे हैं उसका रेंट पे करना, बिजली का बिल पे करना, लोगों की सैलरीज पे करना, वेजेस पे करना, रॉ मटेरियल जो खरीदा है उसका पेमेंट करना एंड देयर आर अ लॉट ऑफ अदर expenses, there are a lot of other capital requirements जो कि वर्किंग कैपिटल के अंदर आते हैं। अब ये सारा पैसा इन दोनों ही कैटेगरीज के लिए हम किन सोर्सेज से ला सकते हैं उनके बारे में बात करते हैं। ये देखो एक अमेजिंग चार्ट दिया गया सोर्सेज ऑफ बिजनेस फंड्स, यानी कि किन सोर्सेज हम बिजनेस में फंड्स लेकर के आ सकते हैं। तीन पार्ट्स में इसको डिवाइड करा गया है, ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ जनरेशन। इनके बारे में जब अपन डिटेल में बात करेंगे तो हमें सब कुछ समझ में आ जाएगा एंड यही हम आज के इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आ जाओ इसके अंदर एक्चुअली एंटर करते हैं इस चैप्टर के वर्ल्ड के अंदर, द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस फाइनेंस। रिटेन्ड अर्निंग्स की सबसे पहले बात करेंगे। रिटेन्ड अर्निंग इज अ पोर्शन ऑफ नेट अर्निंग्स रिटेन्ड इन द बिजनेस फॉर यूज इन द फ्यूचर। हमारी जो नेट अर्निंग्स होती हैं, हमारा जो ओवरऑल पैसा हम अपने बिजनेस में कमाते हैं उसका एक छोटा सा पोर्शन, एक छोटा सा पार्ट उठाकर साइड में रख दिया जाता है फॉर यूज इन द फ्यूचर। फ्यूचर में अगर कोई अनसर्टेनिटी आ जाती है तो उसको मीट करने के लिए या फिर बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए, इन फ्यूचर उसी के अंदर लगाने के लिए, प्लो बैक करने के लिए पैसा उस बिजनेस के अंदर हम थोड़ा सा पैसा उठाकर साइड में रख देते हैं, उसे हम कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। इट इज एन इंटरनल सोर्स ऑफ फंड, ओनर्स फंड, लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड है ये। क्योंकि भाई ऑब्वियसली जब हम हर साल अपने बिजनेस में जो भी कुछ कमाएंगे उसमें थोड़ा थोड़ा सेव करते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा सेव करते रहेंगे तो हमेशा ये काम आता रहेगा, हमेशा जुड़ता रहेगा, हमेशा काम आता रहेगा। बहुत ही लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स, यानी कि जो प्रॉफिट्स हम कमा रहे हैं उनको वापस प्लो बैक कर देना, बिजनेस के अंदर वापस से बो देना उनको। इसके कुछ फायदों के बारे में बात करेंगे। परमानेंट सोर्स ऑफ फंड है क्योंकि अपन हर साल पैसा कमा रहे हैं, हर साल सेव कर रहे हैं, परमानेंट है। नो एक्सप्लिसिट कॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड और फ्लोटेशन कॉस्ट। हमें इसके लिए कोई भी इंटरेस्ट नहीं पे करना, कोई भी डिविडेंड पे नहीं करना, अपना ही पैसा अपना ही बचा रहे हैं, अपना इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी को कुछ नहीं देना इसके बदले हमें। ग्रेटर डिग्री ऑफ ऑपरेशनल फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ऑपरेशनल फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी एकदम तगड़ी रहती है, हमारी मर्जी हम उसके कैसे भी खर्च करें, ना किसी को कुछ बताना, ना किसी से कुछ पूछना, किसी से कोई लेना देना नहीं, हमारे हाथ में पूरी पावर होती है उस पैसे की, रिटेन्ड अर्निंग्स की। एनहांसेस द कैपेसिटी ऑफ बिजनेस टू एब्जॉर्ब अनएक्सपेक्टेड लॉसेस। अगर फ्यूचर में कोई भी अनएक्सपेक्टेड लॉस होता है जिसके बारे में हमने अभी से नहीं सोचा हुआ है तो उसको अपन मीट कर सकते हैं अगर अपने पास कैश यानी कि रिटेन्ड अर्निंग्स रखी हुई होंगी तो। उसके बाद इट मे लीड टू इंक्रीज इन मार्केट वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर्स। जब हम बहुत सारा पैसा रख के रखेंगे, बहुत सारा जो पैसा होता है, कैश होता है, रिटेन्ड अर्निंग होती है, ये एसेट ही है हमारे बिजनेस के लिए। एक एसेट है, कैश है, हमारे जो कंपनी है उसकी वैल्यू को ये बढ़ा रहा है क्योंकि हमारे अकाउंट में पैसा रखा हुआ है, कैश अकाउंट के अंदर पैसा रखा हुआ है, वैल्यू बढ़ रही है उससे। हमारी कंपनी की वैल्यू जब बढ़ रही है तो ऑब्वियसली उससे इक्विटी शेयर्स की तो वैल्यू बढ़ ही जाएगी। तो ये भी इसका एक फायदा है। इसके कुछ नुकसान के बारे में बात करेंगे तो एक्सेसिव फ्लोइंग बैक मे कॉज डिससैटिस्फैक्शन अमंग शेयर होल्डर एज दे वुड गेट लोअर डिविडेंड्स। अगर हम ज्यादा ही पैसा उठा के साइड में रख लेंगे, रिटेन्ड अर्निंग्स में ज्यादा ही पैसा उठा के रख लेंगे तो हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं उनको हम लोअर डिविडेंड पे कर पाएंगे। हम जिन लोगों ने हमारे कंपनी के शेयर्स खरीद कर रखे हैं उन्हें हम कम ही डिविडेंड पे कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई सारा पैसा तो उठा के तो हमने रख लिया अपने लिए, उनको तो कुछ दोगे नहीं ना। तो हो सकता है उनके मन में वो जो डिससैटिस्फैक्शन क्रिएट कर दिया, भाई ये बढ़िया डिविडेंड नहीं मिलता है इनके कंपनी में इन्वेस्ट हमें और नहीं करना। उसके बाद इट इज एन अनसर्टेन सोर्स ऑफ फंड एज द प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस आर फ्लक्चुएटिंग। ये बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेन है, कोई पता नहीं आज हम इस साल अपन ने 10 करोड़ कमाए तो अगली साल हम 5 करोड़ भी कमा पाएंगे या फिर नहीं। बिजनेस के अंदर हमारे प्रॉफिट जो है कम ज़्यादा होते रहते हैं। तो रिटेन्ड अर्निंग्स भी ये जो सोर्स ऑफ फाइनेंस है, सोर्स ऑफ फंड है, ये भी कम ज़्यादा होता रहता है बिकॉज इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द प्रॉफिट्स ऑफ अ कंपनी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एसोसिएटेड विद इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय मैनी फर्म्स, इट मे लीड टू सब ऑप्टिमल यूज ऑफ फंड। अब एक चीज़ और समझो,
इसकी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी होती है। पैसा उठा के साइड में रख देना, उसकी कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। जो पैसा हमने उठा के साइड में रखा है, रिटेन करा है अर्निंग को फ्यूचर यूज़ के लिए, उसको अगर हम तभी के तभी किसी और चीज़ में इन्वेस्ट कर देते तो हो सकता है वो हमें अच्छे रिटर्न्स ला करके दे देता। कुछ लोग कहते हैं ना सेवर्स आर लूजर, जो सेव करते हैं पैसा वो लूजर्स होते हैं। तो कभी कभी हमारी कंपनीज, हमारे बिजनेसेस, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ फर्म्स वो लूज़र भी साबित हो जाते हैं। जब ज़्यादा पैसा आप सेव करके रख लेते हैं, उसे किसी अच्छी जगह पर इन्वेस्ट नहीं करते हैं, तो वो पैसा बिल्कुल भी बढ़ नहीं पाता। कहते हैं ना पैसा ग्रो करवाना, पैसा ग्रो नहीं करता जब हम उसे उठा के एक तरफ को रख देते हैं। तो कुछ फर्म्स इस चीज़ को बिल्कुल समझती ही नहीं है कि भाई पैसा ग्रो करवाना भी जरूरी, उठा के साइड में रख लिया, रिटेन अर्निंग्स, मगर ये नुकसानदायक हो सकता है। इसके बाद आता है ट्रेड क्रेडिट। इट इज एक्सटेंडेड बाय वन ट्रेडर टू अनदर फॉर द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दिस इज लाइक जब आप किराने की दुकान पर जाते हो, अंकल जी से कहते हो अंकल जी जरा ये सामान बांध देना, मैंने लिस्ट दे रहा हूँ आपको, लिस्ट दोगे सामान बांध देंगे अंकल जी, पैसा ना शाम को दे जाएंगे। इट इज जस्ट लाइक दैट। सामान लेके आ जाते हो उधार पर सामान खरीदना इज ट्रेड क्रेडिट। इट फैसिलिटेट्स द परचेज ऑफ सप्लाईज विदाउट इमीडिएट पेमेंट। तुरंत के तुरंत तुम्हें पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। जाओ सप्लायर के पास कि भाई साहब माल चाहिए था थोड़ा सा, मतलब एज अ रिटेलर, एज अ बिजनेसमैन ही तुम जाओगे अपने सप्लायर के पास कि भाई साहब माल चाहिए था, ये माल है, पेमेंट हम तुम्हें अगले महीने पहुंचवा देंगे। ठीक है जी, कोई बात नहीं, पहुंचवा देना, बढ़िया एकदम। ट्रेड क्रेडिट, उस सप्लायर ने हमको एक्सटेंड करा है ट्रेड क्रेडिट, हमको उधार पर सामान दिया है कि ठीक है भाई साहब आप अगले महीने पे करा देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सच क्रेडिट अपीयर्स इन द रिकॉर्ड्स ऑफ द बायर्स एज अ सन्ड्री क्रेडिटर्स और सन्ड्री पेएबल। तो जिस इंसान से, जिस सप्लायर से अपन वो पैसा लेकर के आए हैं, वो हमारे लिए सन्ड्री क्रेडिटर्स हो जाएगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स नहीं, सन्ड्री क्रेडिटर हो जाएगा, एक ही तो आदमी है। मतलब अगर ऑब्वियसली 4-5 लोग होंगे तो सन्ड्री क्रेडिटर्स होंगे, वो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम उन्हें सन्ड्री क्रेडिटर्स की तरह रिकॉर्ड करेंगे। एंड अकाउंट्स पेएबल भी कहते हैं उन्हें, कि मतलब ये जो है पैसा अपने को पे करना है इन फ्यूचर। इट इज़ अ शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस, बहुत ही शॉर्ट टर्म का है कि भैया सामान ले आए हैं 1 महीने के लिए, ठीक है, अगले महीने तुम्हें पैसा देना पड़ेगा। ये नहीं कि तुम 10 साल बाद पे कर रहे हो, ये सब नहीं होता, शॉर्ट टर्म है। इट इज़ एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस, बाहर से तुम कंपनी के बाहर से लेकर आ रहे हो तो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस है। इसके कुछ फ़ायदे, इट इज़ अ कन्वीनियंट एंड कंटिन्यूस सोर्स ऑफ फाइनेंस, काफ़ी कन्वीनियंट एंड कंटिन्यूस है। तो मैं उन सप्लायर भाई साहब से कहना भैया यार अगले महीने पैसे भिजवा दूँ, इतना आसान है इस चीज़ को लेना। और मतलब ऑब्वियसली जब तुम्हारी इमेज उस इंसान की नज़रों में अच्छी होगी तो इतना ही आसान है ट्रेड क्रेडिट से फंडिंग लेना कि भाई साहब अगले महीने भिजवा दूंगा यार पैसे, क्या वो बोलेगा ठीक है जी ले जाओ। इट मे बी रेडली अवेलेबल इन केस द क्रेडिट वर्दिनेस ऑफ द कस्टमर इज नोन टू द सेलर। मैंने अभी तुमसे कहा ना, इमेज अच्छी होगी अगर उस इंसान की नज़रों में तो वो तुमको जल्दी ट्रेड क्रेडिट दे देगा। तुम्हारे सिर्फ एक बार कहने की देर है और तुमको सामान मिल जाएगा, पैसा तुम अगले महीने पे कर सकते हो, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, जो भी तुम्हारी बातचीत जो हो जाए उस हिसाब से पे कर दो। इट नीड्स टू प्रमोट द सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इट नीड्स नहीं, इट लीड्स टू प्रमोट द सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इससे ऑर्गेनाइजेशन की सेल ज़्यादा होती है। उन सप्लायर की मैंने बात करी ना, तुम उससे सामान लेकर के आ रहे हो, तुम पे अभी पैसे नहीं थे उस सामान के लिए, बट स्टिल तुमने उससे खरीद लिया कि भैया अगले महीने पे कर दूंगा। तो इससे उस इंसान को क्या फ़ायदा हुआ, उसकी सेल हो गई। अगर वो तुम्हें उधार पे नहीं देता तो वो तुम्हें दे ही नहीं पाता सामान, क्योंकि तुम पे पैसे थे नहीं, तुम लेते नहीं, वो बेचता नहीं, उसकी बिक्री नहीं होती, नुकसान था। तो उसकी बिक्री होगी, इस बहाने तुम पैसा भले अगले महीने पहुंचा दोगे, लेकिन अगर वो तुम्हें उधार पे सामान देता ही ना तो तुम सामान ले ही ना पाते, उस पर पैसे आते ही ना कैसे भी, तो उसकी जो सेल है वो भी प्रमोट हुई है। इफ एन ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू इंक्रीज इन्वेंटरी लेवल इन ऑर्डर टू मीट एक्सपेक्टेड राइज इन द सेल्स ऑफ वॉल्यूम इन द नियर फ्यूचर, इट में यूज ट्रेड क्रेडिट टू फाइनेंस द सेम। ये क्या लिखा अंग्रेजी में? अगर तुम्हें लग रहा है इन फ्यूचर थोड़ी सी हमारी डिमांड के अंदर राइज आने वाली है कि अगले महीने भैया सर्दियाँ आ रही हैं तो डिमांड एकदम से बढ़ेगी गर्मी के गर्म कपड़ों के लिए जो सर्दियों में यूज़ करे जाते हैं, तो इस समय पे हमें ज़रूरत है कि बहुत सारा अपन सर्दी का माल खरीद के रख लें, जो सर्दियों में काम आता है, गर्म कपड़े वो खरीद के अपन रख लें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसे में हम अपने सप्लायर के पास जाके कह सकते हैं भाई साहब सामान दे दो, पैसा मैं अगले महीने पहुंचवा दूंगा, अगले महीने कर्री सेल होने वाली है, एकदम खूब दाब के पैसा आएगा, मैं तुम्हें तुरंत पहुँचा दूंगा। तो हम अपनी इन्वेंट्री के लेवल को राइज करने के लिए टू मीट द एक्सपेक्टेड डिमांड इन द फ्यूचर ट्रेड क्रेडिट का यूज़ कर सकते हैं। इट डजंट क्रिएट एनी चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द फर्म। तुम्हें किसी एसेट को गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं है अपने सप्लायर भैया को। सप्लायर भैया से कह दो भाई साहब अगले महीने पैसा पहुंचा दूंगा, ठीक है। नहीं तो मैं बस ये नहीं कि लो ये मेरा मोबाइल रख लो गिरवी इसके बदले, या मेरा कोई और सामान रख लो, गाड़ी रख लो, ये रख लो ना, किसी भी एसेट पर चार्ज क्रिएट नहीं करता है ये ट्रेड क्रेडिट। इसके बाद इसके कुछ नुकसान, अवेलेबिलिटी ऑफ ईजी एंड फ्लेक्सिबल, पता नहीं क्या लिखा है ये, मतलब सिर्फ इतना है कि जब इतनी आसानी से सिर्फ एक बात बोलना भैया अगले महीने पहुंचा दूंगा, इतना आसान है उधार लेना, तो कोई इंसान हो सकता है बहुत ज़्यादा कर्जा ले ले इस चक्कर में। भाई साहब थोड़ा इतना सारा माल दे दो, माल ला के रख ले, अगले महीने बेच ही ना पाए, तो ऐसे में क्या होगा, नुकसान होगा ना।
उस सामान को वो बेच नहीं पाएगा, रखा रखा माल पड़ा पड़ा बेकार हो जाएगा, उस आदमी से इतना उधार ले आया है वो उस उधार को चुका नहीं पाएगा। कुल मिला के वो जो सप्लायर जिसने तुमको इतना सारा सामान दे दिया उसने करी ओवर ट्रेडिंग, जिसकी वजह से उसको नुकसान हुआ, तुम पैसे दे ही नहीं पाओगे, उसके बैड डेप्ट में चला जाएगा वो पैसा। ओनली लिमिटेड अमाउंट ऑफ फंड्स कैन बी जनरेटेड थ्रू द ट्रेड क्रेडिट। थोड़ा सा ही लिमिटेड अमाउंट अपन इससे जनरेट कर सकते हैं। तुम सप्लायर भैया से माल ले जाओगे 10,000 का, 1 लाख का, ठीक है, 10 करोड़ का तो नहीं ले आओगे, मतलब ऑब्वियसली ले आओगे 10 करोड़ का भी अगर तुम्हारी कंपनी बहुत बड़े लेवल की है तो, लेकिन फिर भी वो इतना ही है कि इतना माल दे दो, मैं 1 महीने में बेच के आपको पैसे लौटा दूंगा। तुम इतना ही उससे सामान लेकर आ सकते हो, ये नहीं कि बहुत सारा पैसा तुम उससे ले आओ, बहुत सारा सामान उससे ले आओ कि भैया 10 साल बाद लौटा दूंगा। ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, हमें जल्दी पैसा पे करना होता है और थोड़ा सा ही ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। डिपेंड करता है आपकी कंपनी के साइज़ पर कि आपके लिए कम कितना है और ज़्यादा कितना है। किसी के लिए हो सकता है 1 करोड़ रुपए तो नॉर्मल हो कि ठीक है इतना तो सामान लेके आते ही अपन हर महीने उधार पे आ जाएगा। किसी के लिए हो सकता है 10 लाख रुपए भी बड़ा अमाउंट हो, अबे यार मेरी तो सेल ही 80,000 की है, मैं 10 लाख का क्यों लेकर के आऊँगा सामान। तो इट डिपेंड्स। इट इज़ जनरली अ कॉस्टली सोर्स ऑफ फंड एज कम्पेयर टू मोस्ट अदर सोर्सेज ऑफ रेजिंग मनी। ये कॉस्टली सोर्स ऑफ फंड है क्योंकि वो सप्लायर भैया आपसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं कि भैया ठीक है ले जाओ सामान, तुम 1 लाख रुपए का सामान ले जाओ लेकिन मैं लूँगा 5%। हमको है अभी तुम सोच रहे हो कि 5% तो ज़्यादा नहीं होता यार, मतलब 5% जो इंटरेस्ट ले लेगा वो नुकसान क्या है इसमें। बैंक के 9% इंटरेस्ट लेती हैं, 12% इंटरेस्ट लेती हैं, वो तो 5% ले रहा। डूड एक बात को समझो मेरी, बैंक के 9 और 12% इंटरेस्ट लेती हैं 1 साल के लिए, 12% पर एनम, लेकिन वो सप्लायर भाई साहब आपसे ले रहे हैं 5% इंटरेस्ट पर मंथ और 1 साल में होते हैं 12 मंथ्स, 12 5 से 60% इंटरेस्ट, तो बहुत महंगा है भाई ये। इसके बाद आता है फैक्टरिंग। इट इज अ फाइनेंशियल सर्विस अंडर विच द फैक्टर रेंडर्स वेरियस सर्विसेज विच इंक्लूड्स डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स एंड कलेक्शन ऑफ क्लाइंट डेब्ट्स एंड प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट क्रेडिटवर्दीनेस ऑफ प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स। अब यहाँ पर क्या होता है, फैक्टर होता है एक ऑर्गेनाइजेशन जो अपने को पैसा देता है। क्यों देता है भाई पैसा, कैसे देता है, क्या प्रोसीजर है इसका, काफी अजीब सा लगता है। ये आपने शायद से ये पहली बार सुना होगा फैक्टरिंग। ये आपके सभी क्लाइंट्स की डेब्ट कलेक्ट करके ले आता है, जो भी उधार ले रखा है जिन कस्टमर्स ने सामान उनसे पैसा निकलवा के लेकर के आते हैं ये फैक्टर। साथ ही साथ ये क्रेडिट वर्दीनेस बता देते हैं आपके प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स की कि यो कस्टमर जो है ना ये पैसा वैसा पे नहीं करता, इसके साथ बिजनेस मत करो, इसको अपना सामान बेचो ही मत। अब तुमको ये क्या मतलब क्या है, ये लग रहा है ना काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग सब, मतलब कहाँ से पैसे कहाँ से आ रहे हैं इसमें, लोगों से उधारी का पैसा इकट्ठा करके लाना, क्रेडिट वर्दीनेस बताना, ये सोर्स ऑफ फाइनेंस कहाँ से है अभी बताता हूँ। इसका एक मस्त सा प्रोसीजर है, ऐसे समझ में नहीं आएगा आपको। ये देखो रेड कलर, ये है तुम्हारा फैक्टरिंग का प्रोसेस। सबसे पहले क्या होता है, जो सेलर है यानी कि वही बिजनेस एंटिटी जिसको पैसा चाहिए, जिसको फाइनेंस सोर्स ऑफ फाइनेंस से फंड चाहिए, सबसे पहले क्या करता है, स्टेप 1 होता है ये अपने बायर को यानी कि अपने कस्टमर को सामान बेच देता है, सेल्स द गुड्स एंड रेजेस द इनवॉइस। सामान बेच देता है और बिल बना देता है, लेकिन पेमेंट नहीं लेता क्योंकि बायर भाई एकदम से तुरंत पेमेंट नहीं करेगा, उधार पे सामान लेगा, तो उधार पे सामान ले जाता है और बिल बना देता है। इसके बाद सेकंड स्टेप यहाँ पर क्या होता है, स्टेप 2 सेंड्स द इनवॉइस फॉर फंडिंग। अब क्या होता है, वो जो बिल था, वो जो इनवॉइस था, ये उठा के फैक्टर को देता है। ऐसा है फैक्टर भैया आप देखो इसको, कस्टमर तो सामान ले गया, उधार पे ले गया, बिल ला के दे देता है ये फैक्टर को। स्टेप 3 क्या होता है, स्टेप 3 में फैक्टर पे करता है 75 to 80% ऑफ द इनवॉइस वैल्यू। अगर वो इनवॉइस 100 रुपए का था तो 75 या 80 रुपए, 75 से लेकर 80 रुपए तक तुरंत के तुरंत फैक्टर हमारे सेलर को दे देता है। यानी कि जो सामान तुमने उधार पर बेचा है एज अ सेलर, उसका 75 से 80% पैसा तुम्हें तुरंत मिल जाता है फैक्टर की वजह से। स्टेप 4 में क्या होता है कि जो हमारा बायर है, जो हमारा कस्टमर है, वो करता है पेमेंट। जो इनवॉइस था, क्योंकि वो तो उधार पे सामान लेके आया है, वो पेमेंट अब तुम्हें नहीं देगा, वो पेमेंट जाके देगा फैक्टर को। फैक्टर तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन को जाकर, मतलब फैक्टर को जाकर देगा वो पूरा का पूरा फुल पेमेंट। उसके बाद स्टेप 5 क्या होगा, मेक्स द रिमेनिंग पेमेंट। जो फैक्टर है बचा कुचा पैसा भी तुम्हें दे देगा, जो भी 20 से 25% पैसा बचा था तुम्हारे इनवॉइस का, वो पैसा लाकर तुमको दे देगा। काम खत्म, इसने अपनी सर्विसेज तुमको दे दी। फैक्टर्स का काम होता है तुम्हारे जो क्लाइंट्स है, तुम्हारे जो कस्टमर्स हैं, उनसे पैसा निकलवा के लेकर के आना। और कभी अगर गलती से ऐसा हो कि क्लाइंट, ये जो तुम्हारा बायर है, तुम्हारा कस्टमर है, वो पैसा ना दे पाए, तो भैया फैक्टर की गारंटी है, वो फैक्टर देगा तुमको पूरा पेमेंट नो मैटर व्हाट। ये बायर जो है ये तुमको पैसा दे ना दे नो मैटर, फैक्टर है ना सिर पे बैठा हुआ, वो तुमको पैसा देगा। ये फायदा है। सोर्स ऑफ फाइनेंस ये ऐसे है
कि बहुत बार बैड डेप्ट हो जाते हैं भाई साहब, कस्टमर पेमेंट देते ही नहीं है, नालायक कस्टमर निकल जाते हैं कभी कभी। तो उन नालायक कस्टमरों से बचाने के लिए आते हैं फैक्टर्स। ये फैक्टर जो है यूजुअली बैंक्स होती हैं। खैर इसके बाद में आपको इनको थोड़ा सा फैक्टरिंग कमीशन भी देना पड़ता है या फिर फीस, डिपेंडिंग अपॉन दी वैल्यू ऑफ अमाउंट व्हाट यू गॉट फ्रॉम देम। बहुत अंग्रेजी बोल दिए। तो अब इसके कुछ फायदों की बात करेंगे। ऑब्टेनिंग फंड्स थ्रू फैक्टरिंग इज चीपर देन अदर मींस सच एज बैंक क्रेडिट। बैंक से लोन लेना और उसकी जगह पर फैक्टरिंग लेना काफी जो है सस्ता पड़ता है। विद कैश फ्लो एक्सेलरेटेड बाय फैक्टरिंग द क्लाइंट इज एबल टू मीट हिज और हर लायबिलिटीज प्रॉम्प्टली एज व्हेन दीज अराइज। और जो हमारा क्लाइंट होता है वो टाइम टू टाइम अपनी लायबिलिटीज को राइट ऑफ करता रहता, पे ऑफ करता रहता। बैंक उसमें मार मारेगी तो पैसा तो देगा ही, लेकिन तुम क्या जाके मार मारोगे उसमें, बैंक मारेगी उसमें मार। बैंक तुम्हारा जो फैक्टर है टाइम टू टाइम अपनी लायबिलिटीज को क्लाइंट साफ करते रहते हैं। उसके बाद फैक्टरिंग इज फ्लेक्सिबल एंड इंश्योर्स अ डेफिनेट पैटर्न ऑफ कैश इनफ्लोज फॉर अ डेट फाइट। कभी कभी बैड डेप्ट हो जाते हैं, कस्टमर नालायक निकल जाते हैं, उन नालायक कस्टमरों से बचाता है आपको फैक्टरिंग। इट डज नॉट क्रिएट एनी चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द फर्म। बैंक ने, आपके फैक्टर ने आपसे ये तो नहीं कहा भैया गिरवी रखना पड़ेगा कोई सामान, कुछ सामान गिरवी नहीं रखना पड़ेगा, जो कि लोन के मामले में रखना पड़ता है, ऐसे में नहीं रखना पड़ता। काफी बढ़िया है ये भी। मतलब द क्लाइंट्स कैन कंसंट्रेट ऑन द फैक्टर एरियाज ऑफ द बिजनेस। यानी कि तुम ये सब झंझट छोड़ के कि कस्टमर से पेमेंट लेके आना, फोन करना है, ये करना है, वो करना है, इन सब चोचलों से बच के तुम अपने बिजनेस की फंक्शनल चीजों पर फोकस कर सकते हो। जो चीजें ज्यादा जरूरी है तुम्हारे फंक्शन में तो उन पर फोकस कर सकते हो। पैसा लाने ले जाने के चोचलों को छोड़ के वो सब तुम अपने फैक्टर को दे दो। इसके कुछ नुकसान। This source is expensive when the invoice are numerous and smaller in amount। जब बहुत सारे बिल होते हैं और छोटे छोटे होते हैं, 100 200 रुपए के बिल होंगे और बहुत सारे बिल होंगे, तो ऐसे में तुम्हें बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ जाएगा फैक्टर को। तो जब तुम्हारे बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ बिल्स होंगे छोटे मोटे, तो खर्चा तुमको बहुत ज़्यादा आ जाएगा। द एडवांस फाइनेंस प्रोवाइडेड बाय द फर्म इज जनरली अवेलेबल एट अ हायर कॉस्ट देन द यूजुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। और जो यूजुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है बैंक्स के अंदर में कि 9% पे 12% पर एनम पे तुमको लोन मिल जाएगा, उससे कई ज़्यादा इंटरेस्ट वो चार्ज कर लेती हैं जब वो फैक्टरिंग सर्विसेज आपको प्रोवाइड करती हैं। तो पैसा तो मैं जल्दी पहुंचवा रहे हैं, नालायक कस्टमरों से बचा रहे हैं, लेकिन उसके बदले मोटा पैसा लेते भी हैं। द फैक्टर इज अ थर्ड पार्टी टू द कस्टमर हु मे नॉट फील कंफर्टेबल व्हाइल डीलिंग विद इट। अब जो तुम्हारा कस्टमर है वो तुमको जानता है, तुमसे सामान लेके भाई साहब यार उधार पे ले जा रहा हूँ, और तुम उससे कोई ऐसा है वहाँ बैंक में जाके जमा करके आना, पैसे मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, वो भी यार अनकंफर्टेबल हो जाएगा थोड़ा सा। अबे यार मैं तो इनसे बात हुई थी, इनसे सामान लाऊं, पैसे ना दूं वहां दूं, मतलब वो उतना ज्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करेगा फैक्टर के पास जाकर पैसा देने में। आपको पैसा देने में वो इंसान ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा, आपका जो कस्टमर है जिसको आपने उधार पे सामान दिया था। आगे आते हैं, इसके बाद आती है लीज फाइनेंसिंग। लीज इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट whereby one party, the owner of an asset, grants the other party the right to use the asset in return for a periodic payment। आपने लीज के बारे में शायद से पहले भी सुना होगा। इसमें क्या होता है कि एक इंसान होता है किसी एसेट का ओनर, उसके पास कोई भी एसेट है, उसका वो ओनर है, वो जाकर उस एसेट को दे देता है किसी और इंसान को। फॉर एग्जाम्पल वो एसेट थी कोई कार, ये कार बहुत सस्ती बनाई, लेकिन इनने ये कार दे दी इन भाई साहब को कि लो जी आप कार को ड्राइव करो, बढ़िया मौज लो, और महीने या हर 6 महीने मुझे इतना पैसा देते रहना, जो भी इनके बीच में बातचीत हुई होंगी, ये काम है। और ये जो ओनर था एसेट का, इसको अपन कहते हैं लेसर। और जिस इंसान को इसने सामान लीज पर दिया है हर महीने या हर 6 महीने या कोई भी पीरियोडिक पेमेंट के बदले, उस इंसान जिसने लिया है उसको कहते हैं लेसी। लेसर देने वाला एंड लेसी होता है लेने वाला उस सामान को। इट इज अ बोरोड फंड, इट इज अ मीडियम टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस एंड इज एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस। बोरोड फंड है क्योंकि ऑब्वियसली कंपनी के अंदर से कुछ भी नहीं हो रहा है, तुम किसी और से एसेट उधार ले रहे हो कि भैया यार थोड़ा ये सामान दे दो ना, अपनी मशीन दे दो ना, कार दे दो ना, अपन यूज़ करेंगे और टाइम टू टाइम तुम्हें पैसे भरते रहेंगे। और ये एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस है। आ गया हो इसके कुछ फायदे। इट नेवर्स लेसी टू एक्वायर द एसेट विद अ लोअर इन्वेस्टमेंट। मान लो तुम एक बिजनेस पर्सन हो और तुमको चाहिए कोई बड़ी सी मशीन जिसका कॉस्ट है 100K यानी कि 1 लाख रुपए, और तुम्हारे पास 1 लाख रुपए भी नहीं है कि तुम एकदम से पे कर सको। ऐसे में तुम किसी दूसरे इंसान के पास जाते हो जो कि है कोई लेसर, जिसके पास वो सामान है, वो मशीन है जो तुम्हें चाहिए 1 लाख रुपए वाली मशीन, वो उसके पास है। उससे को भाई साहब थोड़ा दे दो ना यार, ये मशीन अपने को चाहिए। तो थोड़ा पैसा तुम इसे देते रहो हर महीने। मान लो ये हर महीने तुमसे 1000 रुपये ले लेगा, 10 क्या लिख दिया, ये तुमसे अगर हर महीने 1000 रुपये भी ले लेगा तो महीना 1000 करके तुम 1 साल के 12,000 रुपये में इस मशीन को एक्वायर कर लोगे। तुम इसको 1 साल यूज़ करने के लिए 12,000 रुपये पे करोगे, तो मैं एक साथ में 1 लाख रुपया खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल डॉक्यूमेंटेशन मेक्स इट इजियर टू फाइनेंस एसेट्स। काफ़ी ज़्यादा सिंपल डॉक्यूमेंटेशन होती है इसकी। लीज रेंटल्स पेड बाय द लेसी आर डिडक्टेबल फ्रॉम कंप्यूटेबल टैक्सिंग प्रॉफिट्स।
यानी कि इसका जो आप रेंट पे करते हो, जो सामान, जो एसेट तुमने लिया है, उसका जब तुम रेंट पे करते हो हर महीने, हर 6 महीने जो भी है, उस पर तुम्हें टैक्स नहीं पे करना पड़ता, क्योंकि वो तुम्हारा बिजनेस का एक्सपेंस माना जाता है, ना कि कोई ऐसा, समझ रहे हो, जो भी हो भाई, टैक्स नहीं भरना पड़ता उस पर। प्रोवाइड फाइनेंस विदाउट डाइल्यूटिंग द ओनरशिप ऑफ कंट्रोल ऑफ द बिजनेस। तुम्हें अपनी ओनरशिप को डाइल्यूट करने की जरूरत नहीं है कि भैया मेरी कंपनी में इतना % इक्विटी ले लो, इतना % शेयर ले लो, ये सब लफड़े करने की जरूरत नहीं है, सीधा मिल जाएगा तुमको। उनसे कहो सामान लो, महीना 6 महीना पैसा पे करते रहो उनको। तुम्हें अपने कंपनी की ओनरशिप को डाइल्यूट करने की कोई ज़रूरत नहीं है इसके लिए। लीज एग्रीमेंट डज नॉट अफेक्ट द डेब्ट रेजिंग कैपेसिटी ऑफ एन एंटरप्राइज। यानी कि जब तुम लीज पर कोई सामान लेते हो तो वो तुम्हारी डेब्ट रेजिंग कैपेसिटी को कम नहीं करता है, तुम्हारी क्रेडिट वर्दीनेस को वो चीज़ कम नहीं करती है। वो डेब्ट नहीं है जो तुम लीज ले रहे हो। लीज पर कोई तुम सामान ले रहे हो, वो डेप्ट की तरह नहीं ले रहे हो, रेंट पे ले रहे हो भाई, तो वो आपकी डेप्ट रेजिंग कैपेसिटी को भी कम नहीं करता है। तुम आराम से कहीं और से भी लोन उठा सकते हो आराम से। वो ये नहीं कहेगा तुमने वहां से लीज पर सामान ले रखा है, जैसे तुमने बैंक से लोन ले रखा होता, फिर तुम दूसरी बैंक पर लोन लेने जाओ, वो कहता है यार एक लोन तुम्हारे सिर पे पहले से ही है, ऐसे दे दे हम तुम्हें आसानी से लोन। लेकिन यहाँ पे कोई सामान तुमने 1 लाख रुपए का सामान उधार ले रखा है तुमसे, सॉरी उधार नहीं, किराए पर ले रखा है, लीज पे ले रखा है, तो बैंक तुमसे ये नहीं कहेगी तुमने वो भी तो सामान ले रखा है, ऐसे कैसे लोन देना तुम्हें, ना वो कुछ नहीं कहेगी, सीधा लोन दे देगी। रिस्क ऑफ ऑब्सोलेसेंस, यानी कि तुम्हारा जो एसेट है जो तुम यूज कर रहे हो वो टाइम टू टाइम खराब होता जाता है। वो मतलब तुम इसे 1 साल इस्तेमाल कर लोगे, वो थोड़ा सा खराब हो जाएगा। तो वो जो खराब हुआ है उसको ठीक करवाना, उसको नया लेकर के आना, ये सब झंझट है तुम्हारे लेसर के ऊपर, जिससे तुमने सामान लिया है किराए पे, उसकी जिम्मेदारी, उसकी मेंटेनेंस। वो अगर ख़राब हो गया, काम का नहीं रहा, तो उसके लिए ख़राब हो गया, उसके लिए काम का नहीं रहा, तुम्हारा कुछ नहीं है। तुम हर महीने उसे पैसा दे रहे थे, उसकी मशीन बेकार हो जाए, वापस कर दो, किसी और से लो, हर महीना उसको पे कर दो। लिमिटेशंस, इसके कुछ नुकसान। लीज अग्रीमेंट मे नॉट इम्पोज, लीज एग्रीमेंट में इम्पोज सर्टेन रेस्ट्रिक्शन। ये जो लीज एग्रीमेंट होता है वहां पर थोड़े बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। जिस इंसान से तुम उसकी मशीन लेकर के आए हो किराए पर, वो तुमसे कह सकता है भैया मशीन में यूँ मत करना, क्या वो मत करना, कि ये मत करना। द नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस में बी अफेक्टेड इन केस लीज इज नॉट रिन्यूड। तुम जो सामान, जो तुम मशीन लेकर के आई हो, उसका तुमने अगर ये जो लीज का जो लीज रेंट है, तुमने अगर टाइम टू टाइम पे नहीं करा, वो आदमी आएगा अपनी मशीन उठा के ले जाएगा। इससे तुम्हारी बिजनेस की एक्टिविटीज रुक जाएंगी, रेगुलर एक्टिविटी रुक जाएंगी, क्योंकि तुम उसे कर ही नहीं पाओगे। मशीन तो वो ले गया क्योंकि तुमने पैसे नहीं भरे थे, तो ये बड़ा दिक्कत है। इट मे रिजल्ट इन हायर पे आउट ऑब्लिगेशंस इन केस ऑफ द इक्विपमेंट इज नॉट फाउंड यूजफुल एंड द लेसी ऑप्ट्स फॉर प्रीमेच्योर टर्मिनेशन ऑफ द। फॉर एग्जाम्पल, तुम लेकर के आए किसी से मशीन, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बनवा के, भैया 1 साल के लिए मैं तुम्हें ले जा रहा हूँ, 6 महीने बाद मैं तुम्हें 2 बार मैं पेमेंट कर दूंगा पूरा, ठीक है। तुम मशीन लेकर के आ गए, शुरू में पेमेंट कर 6 महीने का, अगला पेमेंट 6 महीने बाद करना। अपना मशीन लाए, फैक्ट्री में लगाई, और बाद में पता चला यूँ तो काम ही ना कर रही, पैसा बर्बाद। अब अग्रीमेंट तो बन गया 1 साल का। अगर तुम उस अग्रीमेंट को बीच में तोड़ते हो तो तुम्हें कुछ फीस उस इंसान को देनी पड़ेगी। अग्रीमेंट को बीच में नहीं तोड़ते हो तो सारा पैसा बर्बाद, ये नुकसान है। द लेसी नेवर बिकम्स द ओनर ऑफ द एसेट। इसका मतलब ये है, तुम जो लेसी हो, जो मशीन उधार, बार बार उधार क्यों बोलता हूँ, जो मशीन तुम किराए पर लेकर आए हो, लीज पर लेकर आए हो, उसके तुम ओनर कभी भी नहीं बन पाओगे। मैंने तुमसे कहा था ना, 1 लाख रुपए की मशीन तो तुम चला तो लोगे 1 साल चला लोगे 12,000 रुपए में, लेकिन उसके मालिक नहीं बन जाओगे फिर भी तुम। वो है दूसरे आदमी की, तुम किराए पर ही चला रहे हो। ये थे इसके कुछ नुकसान। इसके बाद अपन बात करेंगे पब्लिक डिपॉजिट्स के बारे में। यो है मजेदार चीज। एक ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली जब पब्लिक से पैसे उठाता है, मार्केट से पैसा उठाता है, उसे अपन कहते हैं पब्लिक डिपॉजिट। बैंक डिपॉजिट्स पर जो इंटरेस्ट ऑफर होता है उससे ज्यादा होता है पब्लिक डिपॉजिट्स के ऊपर। यानी कि बैंक को तुम्हें कम इंटरेस्ट देना पड़ता है, लेकिन पब्लिक डिपॉजिट के मामले में तुम्हें इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा। ये एक मिड टर्म फाइनेंस भी है और शॉर्ट टर्म भी, मतलब मीडियम से लेकर शॉर्ट टर्म तक तुम इस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हो। बिजनेस के, यानी कि कंपनी के बाहर से आ रहा है, पब्लिक से आ रहा है, बोरोड सोर्स है, ओनर का कुछ भी नहीं है, बोरोड है, पब्लिक से बोरो करना पड़ रहा है। इसके कुछ फायदे। द प्रोसीजर ऑफ ऑब्टेनिंग डिपॉजिट इज सिंपल एंड डज नॉट कंटेन रिस्ट्रिक्टिव कंडीशंस एज जनरली देयर इज इन अ लोन एग्रीमेंट। तुम्हें लोन लेने में बहुत ज़्यादा झंझट उठाने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन, पेपर वर्क बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, बहुत माथापच्ची है बैंक से लोन उठाना। लेकिन पब्लिक से डिपॉजिट लेना काफ़ी ज़्यादा आसान है इन कंपैरिजन टू टेकिंग अ लोन फ्रॉम द बैंक। इट डज नॉट यूजुअली क्रिएट एनी चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी। ये जो आपके एसेट्स पर भी कोई चार्ज क्रिएट नहीं करता, तुम पब्लिक से ऐसे ही पैसा उठा सकते हो। जरूरी नहीं है कि तुम अपना कोई सामान गिरवी रखो। यू डू नॉट हैव टू क्रिएट एनी चार्ज ऑन योर बिजनेस, एनी चार्ज ऑन योर एसेट्स। जो डिपॉजिटर्स होते हैं, जो लोग पब्लिक से तुम्हारे कंपनी में पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं, जिनसे तुम पैसा उधार ले
ले रहे हो उनको कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता, तो वो तुम्हारी कंपनी में टांग नहीं अड़ाते हैं। वो पैसा देते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं और चलते बनते हैं। उनको कोई वोटिंग राइट नहीं है, तुम्हारी कंपनी का कोई ऐसा राइट नहीं है, ना उस पर कोई इक्विटी ना कुछ, नथिंग। इट्स जस्ट दैट वो तुमको पैसा दे रहे हैं, बदले में इंटरेस्ट ले रहे हैं और घर जा रहे हैं। इसके बाद इसके कुछ नुकसान। न्यू कंपनीज जनरली फाइंड इट डिफिकल्ट टू रेज फंड्स थ्रू पब्लिक डिपॉजिट्स। नई नई कंपनियों को नहीं पता होता कि पब्लिक से कैसे पैसा उठाना है, बड़ा दिक्कत आई है उनके लिए। इट इज अनरिलायबल सोर्स ऑफ फाइनेंस। ये एक अनरिलायबल सोर्स ऑफ फंड है, क्योंकि पब्लिक जरूरी नहीं है हर समय तुम्हें पैसा देने के लिए राजी हो, हर समय तैयार हो। बैंक में तो तुम जाओगे, भैया लोन चाहिए, तुरंत प्रोसीजर चालू हो जाएगा, लेकिन तुम पब्लिक में जाके किसी से ऐसे नहीं कह सकते भाई सब पैसे चाहिए थे। अनरिलायबल है। पब्लिक से पैसा उठाना मुश्किल हो सकता है, स्पेशली तब जब तुम्हें बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, क्योंकि पब्लिक में लोग जो है बहुत ज़्यादा पैसा नहीं देते, थोड़ा बहुत तो तुमको दे देंगे, लेकिन ज़्यादा पैसा उधार पर लेना मुश्किल है। ये थे इसके कुछ नुकसान। इसके बाद आता है कमर्शियल पेपर। 1990s में ये शुरू हुआ था और शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है। ये बस एक प्रॉमिसरी नोट होता है, एक कागज सा रहता है, यूँ करके दे देते हैं इसको। एज अ बिजनेस एंटिटी तुम ये प्रॉमिसरी नोट देते हो ऐसे करके। 90 से लेकर 364 दिन का इसका पीरियड रहता है। मतलब ये तो ठीक है, 90 से 364 दिन के लिए रहता है। एक प्रॉमिसरी नोट होता है, फर्म देती है, लेकिन किसको देती है? अदर बिजनेस फर्म्स को दे सकती है, इंश्योरेंस कंपनीज को दे सकती है, पेंशन फंड्स को दे सकती है, बैंक्स को दे सकती है। ये एक प्रॉमिसरी नोट होता है कि भाई साहब 90 से लेकर 364 दिन के बीच में जो भी उन्होंने दिन चूज करे होंगे, 90 दिन, 100 दिन, 120 दिन के, इतने दिनों में हम आपका पैसा लौटा देंगे। उनसे पैसा ले लो खूब सारा और 100 दिन का टाइम लिख के दे दोगे, भैया लौटा दूंगा। नोट पूरा प्रॉमिसरी एकदम कागज वागज में मस्त साइन करके दो। ये होता है इसका प्रोसीजर। इससे जो अमाउंट रेज कराया जाता है वो जनरली लार्ज होता है, 10 लाख रुपए, 25 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, या ऐसे नहीं कि 1000 रुपये, 1500 रुपये, 5000 रुपये ना। अब ये जो डेप्ट है टोटली अनसिक्योर्ड है, इसमें कोई भी एसेट वैसेट का चक्कर नहीं पड़ता। तुम सिर्फ उस कागज में लिख के दे रहे हो कि भैया लौटा दूंगा पैसे। अगर आपकी एज अ फर्म, एज अ बिजनेस एंटिटी, अगर आपकी मार्केट में इमेज अच्छी नहीं है, आपकी क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी नहीं है, आपकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी नहीं है, तो कोई भी इंसान आपको पैसा उधार पर नहीं देगा। कोई दूसरा बिजनेस, बैंक या फिर कोई इंश्योरेंस कंपनी या कुछ भी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपको पैसा उधार नहीं देगा जब तक आपकी इमेज अच्छी नहीं होगी। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका रेगुलेशन देखती है ये किस तरह से काम कर रहा है। इट इज़ अ बोरोड फंड, कंपनी के बाहर से आता है। इट इज एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फंड। अब मेरिट्स, इसके कुछ फायदे। एज अ कमर्शियल पेपर इज सोल्ड ऑन एन अनसिक्योर्ड बेसिस एंड डज नॉट कंटेन एनी रिस्ट्रिक्टिव कंडीशंस। ये एक अनसिक्योर्ड बेसिस पे होता है कि आपको कोई भी एसेट अपना गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। तुम जाओ सिंपली पैसा लेकर के आ जाओ, और कोई फालतू के रेस्ट्रिक्शंस, फालतू की कंडीशंस नहीं होती हैं। काफ़ी सिंपल, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं है, काफ़ी सिंपल है, स्मूथ है। ये जो फ्रीली ट्रांसफरेबल है, बहुत ही आसान है इसको लेना, मतलब बहुत बहुत सिंपल। उस अदर सोर्स के कंपैरिजन में आपको बहुत ज़्यादा फंड्स ये दे सकता है। मैंने कहा ना, आराम से लाखों में, करोड़ों में बातचीत हो सकती है इस मामले में। और 10-20-50 रुपए का काम तो ये है नहीं, छोटे मोटी बात नहीं, बड़ी बात होती है इसमें। सिर्फ कंटिन्यूअसली तुम पैसा इसके थ्रू तुम जो है पैसा लेकर के आ सकते हो अपने कंपनी, अपने बिजनेस के अंदर। अब तुम है एज अ कंपनी, तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा, तुमसे संभल नहीं रहा, तो तुम किसी को कमर्शियल पेपर के चलते किसी को उधार पे दे दो, और बढ़िया अच्छा खासा रिटर्न तुम उससे के बदले कमा सकते हो। तुम पे पैसा संभल नहीं रहा, किसी और को दे दो उधार, बेचारे को, कमर्शियल पेपर के चलते, और बढ़िया अपना रिटर्न कमाओ। इसके कुछ नुकसान। ओनली फाइनेंशियल साउंड एंड हाईली रेटेड फर्म्स कैन रेज मनी थ्रू दिस। कोई अच्छी तगड़ी सी कंपनी होगी जिसकी वैल्यू बहुत अच्छी है, जिसकी क्रेडिट वर्दीनेस बहुत अच्छी है, सिर्फ वही इसके थ्रू पैसा ले सकती हैं, सिर्फ वही इसके थ्रू फंड्स को रेज कर सकती हैं। कोई ऐसी टुच्ची मुच्ची कंपनियों के काम की चीज़ नहीं है ये, जो बहुत लोगों का पहले ही पैसा खाए बैठे हैं, उनके लिए नहीं है ये। और बड़ी कंपनियों के लिए ये स्पेशली, कोई नया आया, कल उसने कंपनी चालू करी है, नया बिजनेस शुरू करा है, उसके लिए ये नहीं है। फाइनेंशियली साउंड होना ज़रूरी है और मार्केट में अच्छी इमेज होना ज़रूरी है। अब इसके थ्रू जितना पैसा तुम रेज कर सकते हो ना, उतना ही रेज कर सकते हो जितना सामने वाले इंसान पर, सामने वाली कंपनी पर, सामने वाले ऑर्गेनाइजेशन पर होगा देने के लिए। मैंने तुम्हें कहा ना, बड़ी बड़ी बातचीत होती है, लेकिन वो उतनी बड़ी हो सकती है जितनी सामने वाला आदमी करना चाहे। पैसा जो तुम्हें दे रहा है उधार पे, जो कंपनी दे रही है, उस पर जितना पैसा होगा उतनी बड़ी बात हो सकती है, उससे ज़्यादा बड़ी नहीं हो सकती। ये काफ़ी सीरियस बातचीत होती है, इसमें ये पर्सनल मामला नहीं है, क्योंकि बड़े पैसों में बात हो रही है, क्योंकि इट्स अबाउट ह्यूज अमाउंट्स ऑफ मनी। बड़े पैसों की बात है ये, बड़ी कंपनियों की बात है ये।
तो यहाँ पे मुंह की बोली हुई बात नहीं चलती। पहले ही अग्रीमेंट में लिख गया कि भैया 90 से लेके 364 दिन में तुम्हारा पैसा लौटा दूंगा तो लौटा दूंगा। अब 364 के 365 करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। मुंह की बोली बात नहीं चलती, भैया यार कल लौटा दूं, परसों लौटा दूं, नहीं। इसके बाद आता है इश्यू ऑफ शेयर्स। ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। द कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड शेयर्स। शेयर्स के बारे में आपको शायद पहले भी पता हो न हो, लेकिन एक कंपनी होती है इतनी बड़ी, इसके पार्ट्स डिवाइडेड होते हैं कुछ इस प्रकार से। ये जो हिस्से हैं इसके, ये है शेयर। शेयर का मतलब ये होता है हिस्सा, तो कंपनी के हिस्सों को कहते हैं अपन शेयर। ये जो है 2 टाइप्स के होते हैं, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर। इन दोनों के बारे में अपन डिटेल में अच्छे से जानेंगे। आगे आ जाते हैं इक्विटी शेयर्स। दिस रिप्रेजेंट द ओनरशिप ऑफ अ कंपनी एंड द कैपिटल इज बाय द इशू ऑफ सच शेयर्स इज नोन एज ओनरशिप कैपिटल और ओनर्स फंड। इक्विटी शेयर में अपनी कंपनी का थोड़ा सा इक्विटी, कुछ शेयर्स उठाकर दूसरे इंसान को बेच दिए जाते हैं एंड थोड़ा सा उतना पार्ट का वो सामने वाला इंसान जिसको आपने बेचा है वो उतने पार्ट का मालिक हो जाता है। उसको ओनरशिप मिल जाती है आपकी कंपनी के ऊपर उतने परसेंट के ऊपर। जितना परसेंट आपने बेचा है उतने परसेंट की उस इंसान को मिलेगी ओनरशिप। ये हो गया ओनर्स फंड। इक्विटी शेयर होल्डर्स डू नॉट गेट अ फिक्स्ड डिविडेंड बट आर पेड ऑन द बेसिस ऑफ अर्निंग्स ऑफ द कंपनी। आपकी कंपनी जितना पैसा कमाएगी उस हिसाब से ही डिविडेंड पे करेगी इक्विटी शेयर होल्डर्स को। आपके पास जितना पैसा बच रहा है, आपने सब खर्चे वर्चे निकालने के बाद, प्रॉफिट निकालने के बाद जितना पैसा तुम पे बच रहा है, जाकर तुम अपने शेयर होल्डर्स को दे दो। फिक्स नहीं होता कोई पेमेंट कि भैया हर महीने इतना जाना है नहीं जाना, हो ना हो पेमेंट, तुम शेयर होल्डर को पैसा दो ना दो, ये डिपेंड करता है तुम्हारी कंपनी ने कितना पैसा कमाया है। कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती कंपनी के ऊपर कि पैसा देना ही देना पड़ेगा। इट्स ओके, जितना है उतना दे दो। वेरिएबल रहता है डिविडेंड। दे आर रेफर्ड टू एज रेसिडुअल ओनर्स। जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको अपन रेसिडुअल ओनर्स कहते हैं, क्योंकि छोटे छोटे टुकड़ों के मालिक हैं वो हमारी कंपनी के। जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो ओनरशिप के रिवॉर्ड को भी इंजॉय करते हैं और रिस्क को भी बियर करते हैं। ओनरशिप के रिस्क क्या हो सकते हैं? पैसा डूब जाना। पैसा उनका जरूर डूब जाता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। उन्होंने पैसा लगाया, कंपनी प्रॉफिट में गई नहीं, पैसा डूब गया। लेकिन रिवॉर्ड भी मिल सकते हैं। उन्होंने थोड़ा पैसा लगाया, कंपनी बहुत ग्रो कर गई तो वो बहुत बड़े मालिक हो गए। इस हिसाब से तो जितनी कैपिटल कंपनी के अंदर कंट्रीब्यूट करी है एक शेयर होल्डर्स ने, उसकी लायबिलिटीज उतनी ही है। आपने 1 लाख रुपए उसके अंदर लगा दिए कंपनी के अंदर, तो 1 लाख रुपए का आपको नुकसान हो सकता है। मतलब लायबिलिटी जो है आपकी 1 लाख तक ही लिमिटेड है, उससे ज्यादा आपको ये नहीं कि और पैसा भरना पड़ेगा अपनी जेब से। नहीं, 1 लाख लगाए डूबेंगे तो वही डूबेंगे, इसके ऊपर कुछ नहीं होना। जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनके पास होता है राइट टू वोट, जिसके चलते वो कंपनी के मैनेजमेंट एक्टिविटीज के अंदर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि भाई मालिक हैं, भाई इतने परसेंट के मालिक हैं हम, तो मालिक वाला काम तो थोड़ा बहुत करेंगे। मतलब वोटिंग राइट है उनके पास। किसी डिसीजन को कंपनी में लिया जाए ना लिया जाए, आपसे पूछा जाएगा अगर आप इक्विटी शेयर होल्डर हैं तो। बात करते हैं इसके कुछ फायदों की। सूटेबल फॉर इन्वेस्टर्स हु आर विलिंग टू अज्यूम रिस्क फॉर हायर रिटर्न्स। अगर आप हायर रिटर्न्स के लिए रिस्क ले सकते हो तो आपके लिए ये सूटेबल है। अगर आप एक कंपनी के मालिक हैं तो जरूरी नहीं है कि आप अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करो ही करो। अरे मत करो यार, तुम्हारी कंपनी ने पैसा ढंग से नहीं कमाया तो जरूरी नहीं है तुम उनको पैसा पे करो ही। उन्होंने तो तुम्हें पैसा दिया है, ओनरशिप खरीदी है, ठीक है, लेकिन जो तुम्हें हर महीने उनको डिविडेंड पे करना पड़ता है, इंटरेस्ट नहीं कहते इसको, डिविडेंड कहते हैं इन द केस ऑफ शेयर होल्डर्स। तुम पे पैसे बच रहे हो तो भैया दे दो, और ना बच रहे हो तो कोई बात नहीं, जबरदस्ती कुछ नहीं है। एज एन ओनर तुम्हें ये जो कैपिटल है परमानेंट कैपिटल होती है, ये आपको उसी समय रीपे करनी पड़ेगी जब आपकी कंपनी का लिक्विडेशन होगा। यानी कि जो पैसा तुमने ले लिया उस पर तुम डिविडेंड दो तो दे दो, वो पैसा तो तुमको नहीं देना, वो तुम तभी दो जब कंपनी का लिक्विडेशन होगा। जो तुमने शेयर होल्डर से लिया था पैसा, वो जब एक कंपनी अपने शेयर्स बेचती है, पब्लिक को इक्विटी शेयर होल्डर जब उसके पास होते हैं तो उसकी क्रेडिट वर्दीनेस इससे बढ़ती है, उसकी वैल्यू मार्केट में बढ़ती है और वो ज्यादा लोन उठा सकती है। अगेन तुम्हें अपने एसेट पर कोई भी चार्ज लगाने की जरूरत नहीं है। तुम पब्लिक से जो पैसा उठा रहे हो, जो भी तुम इक्विटी शेयर होल्डर से पैसा ले रहे हो, उसके बदले तुम्हें अपने किसी एसेट पर चार्ज लगाने की जरूरत नहीं है कि शेयर होल्डर भाई साहब अगर मैं आपके पैसे वापस ना करूं तो मेरा ये सामान उठा ले जाना। नहीं, ऐसा तो तुम सिर्फ बैंक से ही कहते हो लोन लेते वक्त कि मैं होम लोन ले रहा हूँ और मैं तुम्हारे पैसे ना भरूं तो मेरे घर को बेच देना, ये होता है। लेकिन शेयर होल्डर के मामले में ऐसा कुछ नहीं है। डेमोक्रेटिक कंट्रोल ओवर मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज अश्योर्ड ड्यू टू वोटिंग राइट्स टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट है, वो वोट कर सकते हैं, डेमोक्रेटिकली वोट कर सकते हैं आपके मैनेजमेंट के अंदर। तो मैनेजमेंट जो है वो डेमोक्रेटिक होता है, मतलब वो भी मालिक है भाई। थोड़ा बहुत परसेंट उनने भी आपकी कंपनी खरीद रखा है तो उनसे भी पूछा जाता है, उनसे भी वोट लिया जाता है, उनकी भी राय ली जाती है जब भी कंपनी में कोई बड़ा डिसीजन लिया
जाता है। तो इसके कुछ नुकसान, इन्वेस्टर्स हु वांट स्टडी इनकम मे नॉट प्रेफर इक्विटी शेयर्स एज इक्विटी शेयर्स गेट फ्लक्चुएटिंग रिटर्न्स। अब जो शेयर होल्डर चाहते हैं कि रेगुलर एक इनकम आती रहे हमारे पास, अपन ने पैसा इन्वेस्ट करके रखा, अपन इन्वेस्टर हैं, तो अपने को रेगुलरली थोड़ा बहुत पैसा आता रहे, उन लोगों के लिए ये बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि इक्विटी शेयर्स के जो रिटर्न्स होते हैं, जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, जो डिविडेंड मिलता है, वो फ्लक्चुएटिंग होता है। हो सकता है आपको किसी महीने 1000 रुपए मिले हैं, तो हो सकता है किसी महीने 1 लाख रुपए मिल जाएं। इट डिपेंड्स, इट गेट्स फ्लक्चुएटिंग ऑलवेज। किसी और सोर्स से पैसा उठाना थोड़ा सा सस्ता पड़ता है, लेकिन इससे काफी महंगा पड़ जाता है। इश्यू ऑफ एडिशनल इक्विटी शेयर डाइल्यूट द वोटिंग पावर एंड अर्निंग्स ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। जब हमने थोड़े शेयर्स बेचे, कुछ शेयर होल्डर्स को शेयर बेचे, जब हम कुछ और शेयर होल्डर्स को शेयर्स बेचेंगे, तो इससे क्या होगा, उन जिनके पास पहले से शेयर्स हैं उनका वोटिंग राइट कमजोर हो जाएगा, उनकी अर्निंग्स कम हो जाएंगी। क्योंकि पहले मान लो हमारे पास 5 शेयर होल्डर्स थे, तो हम कोई भी डिसीजन लेते थे 5 लोगों से पूछते थे, आपस में डिस्कस करके डिसीजन ले देते थे, ठीक है। और जो हम पे पैसा बच रहा होता था लास्ट में, उन 5 लोगों में बांट देते थे। लेकिन बाद में हमने 2 और लोगों को साथ में शेयर होल्डर बना लिया, तो अब हमारे पास हो गए 7 लोग। अब हमें कोई चीज पूछनी होगी तो 7 लोगों से पूछनी होगी। उन 7 लोगों के मेंटालिटी के ऊपर, उनके मन के ऊपर डिपेंड करेगा वो डिसीजन, है ना। पहले उन 5 पे कर रहा था, लेकिन अब 7 पे करेगा, तो हो सकता है कुछ बदल जाए, तो उन बेचारों को नुकसान है। मतलब नुकसान टाइप का ये है एक तरह से। और साथ ही साथ पैसे हम उन पहले सारा उन्हीं को दे देते थे, अब इनमें भी बांटना पड़ेगा, बाकी के 2 में भी। तो नए शेयर होल्डर जब आते हैं तो सीधा सीधा नुकसान देते हैं पुराने वाले को, क्योंकि एक तो इनका पैसा ले जाएंगे, मतलब पहले तो उन्हीं का था ना वो पैसा, जो अब इनका हो जाएगा। वोटिंग राइट भी भैया पहले 5 लोगों की सुन के अपना डिसीजन ले लेते थे, लेकिन अब 7 की सुननी पड़ेगी, पता नहीं क्या होगा। बहुत ज्यादा प्रोसीजर, लंबे प्रोसीजर्स, बहुत ज्यादा टाइम, बहुत ज्यादा पैसा, पता नहीं क्या क्या खर्च करना पड़ता है ऐसे पैसा उठाने में, ऐसे इक्विटी शेयर्स के थ्रू फंड्स को रेज करने के लिए। यू नो, इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड, इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। फिर आते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स ये भी शेयर्स ही हैं, कंपनी के ही कुछ पार्ट्स उठाकर दिए जाते हैं दूसरे इंसान को, यानी कि शेयर होल्डर को। लेकिन इक्विटी शेयर में और प्रेफरेंस शेयर में है डिफरेंसेस। देखो, तुम्हें वर्ड से ही समझ में आ रहा, प्रेफरेंस यानी कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उनको प्रेफरेंस दी जाती है ओवर द इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर से ज्यादा प्रेफरेंस हमें हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दी जाती है। जब हम डिविडेंड पे करेंगे लास्ट में, तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को करेंगे, फिर अगर बचा हम पे पैसा तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को तो देंगे ही देंगे, लेकिन अगर बच गया गलती से तो इक्विटी शेयर होल्डर को भी दे देंगे, नहीं तो वो तो गए पानी में। इनको एक फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है। हमारी बात हो गई पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर से, भैया हम तुम्हें हर साल 12% देंगे, जितना पैसा हमने हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करा है, तो उस प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हर साल 12% मिलता रहे। फिक्स है मामला, उसे कोई मतलब नहीं इक्विटी शेयर होल्डर से, उसे कोई मतलब नहीं किसी से कंपनी डूबे, मरे, खत्म हो जाए, लेकिन उसे 12% चाहिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, नो मैटर व्हाट। जैसे ही हमने सारे उधार चुका दिए होते हैं, क्रेडिटर्स को पेमेंट पहुंच चुका होता, उसके बाद बारी आती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की, कि हमने साल भर में जितने भी उधार लिया था सामान, वो सब उधारी चुका दी हमने। उसके बाद जो पैसा बच रहा है उसमें से उसका जो बातचीत जो उनसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर से हो रखी है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देंगे। उसके बाद अगर बचेगा तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को देंगे। ये रहता है प्रोसेस। प्रेफरेंस शेयर रिजेंबल डिवेंचर एज दे बियर फिक्स रेट ऑफ रिटर्न। फिक्स रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पर मिल रहा है, तो ये डिवेंचर जैसा साउंड करता है। वैसे तुम्हें डिवेंचर भी नहीं पता है ना अभी क्या होता है, अगला ही टॉपिक है। इसके कुछ फायदे, ये उन लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया है जिनको एक स्टेडी इनकम चाहिए। मैंने तुमसे कहा ना, हर साल का 12% मिलेगा तो मिलेगा। तो अगर कोई इंसान रेगुलर इनकम चाहता है तो उसके लिए एकदम बढ़िया है ये। जो लोग ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट चाह रहे हैं, फिक्स रेट ऑफ रिटर्न चाह रहे हैं, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड चाह रहे हैं, उनके लिए बढ़िया है, उन शेयर होल्डर्स के लिए ये। इट डज नॉट अफेक्ट द कंट्रोल ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स ओवर द मैनेजमेंट एज प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डोंट हैव वोटिंग राइट्स। जो प्रेफरेंस होल्डर्स होते हैं उनके पास कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता है कंपनी के मैनेजमेंट के अंदर। वो कंपनी के मैनेजमेंट में टांग नहीं अड़ा सकते। ये सिर्फ कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, हर साल इनको इनका परसेंटेज, जो भी फिक्स परसेंटेज है डिविडेंड का, वो दे दिया जाता है। सिर्फ इतनी ही रिलेशनशिप इनसे है। अब देखो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को तो एक फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड तुमको देना है एज अ कंपनी। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हमें हर साल 12% देना है, तो 12% देना है, ठीक है, ठीक, उनका काम खत्म। और किसी साल ऐसा हुआ हमारी कंपनी ने खूब सारा पैसा कमाया और उसे तो सिर्फ 12% देना है, 12% दे दिया प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। और जो खूब सारा पैसा कमाया था, तुम खूब सारे रिटर्न दे सकते हो अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को, जो तुम्हारे मालिक लोग हैं तुम्हारे साथ में, उनको तुम ज्यादा पैसा दे सकते हो, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स से कोई फर्क नहीं है, कंपनी कम कमाए ज्यादा कमाए, उनको फिक्स्ड ही पैसा देना है। जब कंपनी का लिक्विडेशन होता है तो सबसे पहले
तो क्रेडिटर वगैरह को पैसा दिया जाएगा, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा, बाद में इक्विटी शेयर होल्डर्स को उनका पैसा वापस दिया जाएगा। तो यहाँ पर भी इक्विटी शेयर होल्डर्स के ओवर एक एडवांटेज है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास में। इसकी कुछ लिमिटेशंस की बात करेंगे, ये सूटेबल नहीं है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो कि विलिंग हैं टू टेक रिस्क एंड इंटरेस्टेड इन हायर रिटर्न्स। जो इन्वेस्टर रिस्क लेकर हायर रिटर्न्स चाहते हैं उनके लिए प्रेफरेंस शेयर नहीं बने हैं, उनके लिए बने हैं इक्विटी शेयर्स। यानी कि इससे एक नुकसान है, यानी कि मैंने तुम्हें कहा ना ये दोनों ही शेयर हैं, प्रेफरेंस शेयर्स भी शेयर्स हैं और इक्विटी शेयर्स भी शेयर्स हैं। अब इक्विटी शेयर होल्डर्स तो रहे हम अपने मालिक लोग जो बिजनेस में एक्चुअली काम कर रहे हैं, उसके लिए उसके देख रेख कर रहे हैं, कंपनी के अंदर देख रहे हैं, थोड़ा ओनर की तरह हैं वो। ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर जिनका पैसा लेने देने का काम है, बस ये भी मालिक हैं। इन्होंने भी जितना परसेंट खरीद रखा है कंपनी का वो उतने परसेंट के मालिक हैं। ये नुकसान है हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स को कि यार मैं इक्विटी शेयर होल्डर हूं, मान लो मैंने भी कंपनी के अंदर पैसा डाला है, मैं तो रिस्क भी उठा रहा हूं, कंपनी डूबेगी तो मेरा भी पैसा डूबेगा, और ये भी मालिक है प्रेफरेंस शेयर होल्डर, लेकिन इससे कोई मतलब ही नहीं कंपनी को डूब जाने से यार। The rate of dividend on preference shares is generally higher than the rate of interest on debentures. प्रेफरेंस शेयर पे जो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना पड़ता है वो यूजुअली ज्यादा होता है उस रेट ऑफ रिटर्न से जो कि अपने को डिबेंचर होल्डर्स को देना पड़ता है। तो डिबेंचर होल्डर जिनने हमारी कंपनी का कोई हिस्सा नहीं खरीद रखा है, उनको हम जितना पैसा दे रहे हैं उससे ज्यादा इनको देना पड़ रहा है। ये हिस्से के भी मालिक हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इनको पैसे भी ज्यादा दे दो, ये कर भी कुछ नहीं रहे हैं। मतलब क्या आदमी है ये, कहाँ से आए हैं, पैसे दे दिए और इन्हें हर साल पैसे देते रहो बस वापस। खैर इसमें कुछ नहीं हो सकता, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वही होते हैं, वो कम से कम टाइम टू टाइम अपना पैसा देते रहते हैं और उनको भी चाहिए रहता है। एज द डिविडेंड ऑन दीज शेयर्स इज टू बी पेड ओनली व्हेन द कंपनी अर्न्स प्रॉफिट, देयर इज नो अश्योर्ड रिटर्न फॉर द इन्वेस्टर्स। तो देखो डिविडेंड तो जब ही दिया जाता जब हमारी कंपनी प्रॉफिट में चल रही होती है, तो कंपनी अगर प्रॉफिट में नहीं है तो इनको भी पैसा नहीं मिलेगा। उसके बाद द डिविडेंड पेड इज नॉट डिडक्टेबल फ्रॉम द प्रॉफिट्स एज एक्सपेंस। जो डिविडेंड हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देते हैं एज अ कंपनी, वो हमारे प्रॉफिट से डिडक्ट नहीं होता, मतलब हमें उसके ऊपर भी टैक्स भरना पड़ेगा। मान लो हमने साल के 1 करोड़ रुपए कमाए, जिसमें से अपन ने 15 लाख रुपए प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ही बांट दिए, तो वो 15 लाख रुपए जो हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को बांट दिए ना, हमें उस पर भी टैक्स भरना पड़ेगा, वो भी हमारा प्रॉफिट ही माना जाएगा, एक्सपेंस नहीं माना जाएगा। So the dividend payment is not considered as an expense, but it is considered as a profit. It is not deductible from the profits of the company. इसके बाद आते हैं डिबेंचर्स। भाई बहुत देर से परेशान कर रखा है डिबेंचर्स ने, है ना, प्रेफरेंस शेयर से बड़ी टक्कर में आएंगे। हाँ, इनके बारे में बात करते हैं। डिबेंचर इशूड बाय अ कंपनी इज एन एक्नॉलेजमेंट दैट द कंपनी हैज बोरोड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी विच इट प्रोमिसेस टू रीपे एट अ फ्यूचर डेट। डिबेंचर में सिर्फ इतना होता है कि हम बस पैसा उधार ले लेते हैं पब्लिक से, लाओ भैया पैसे दे देना जरा, और उनको एक प्रॉमिस कर देते हैं कि भैया इन फ्यूचर थोड़े टाइम बाद, इतने टाइम बाद हम आपका पैसा वापस कर देंगे, और टाइम टू टाइम हर महीने या हर 6 महीने में उनको इंटरेस्ट पे करते रहते हैं। ये क्रेडिटर्स हैं हमारे, जिनको बाद में हमें रीपेमेंट करना ही करना है। हर 6 महीने या हर 1 साल के बाद उनको इंटरेस्ट, उनको रेट ऑफ रिटर्न अपने को पे करना पड़ता है डिबेंचर होल्डर्स को। इसके कुछ फायदे, इट इज प्रेफर्ड बाय इन्वेस्टर्स हु वांट फिक्स इनकम एट अ लेसर रिस्क। बहुत ही कम रिस्क के ऊपर अच्छी खासी एक फिक्स्ड स्टडी इनकम जो लोग चाहते हैं उनके लिए प्रेफरेबल होते हैं। ये जो है फिक्स चार्ज होता है, जितना पैसा हमने उनसे लिया है डिबेंचर होल्डर्स से, उसके बदले उनको रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर उन्हें जो भी इंटरेस्ट देना है वो हम हर 6 महीने, हर 1 साल में दे देंगे। एंड ये इसका हमारे प्रॉफिट से देना नहीं है। मैंने तुम्हें कहा था ना, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में जो अपन डिविडेंड उनको देते हैं वो भी हमारे प्रॉफिट में से नहीं कटता, वो हमारे लिए एक्सपेंस नहीं, वो भी हमारा प्रॉफिट ही होता है। लेकिन इस मामले में जो पैसा हम डिबेंचर होल्डर्स को देते हैं वो हमारा खर्चा, वो हमारा एक्सपेंस मान लिया जाता है, तो उसके ऊपर हमें टैक्स वैक्स भरना नहीं पड़ता है। ये तब सूटेबल होता है जब हमारी कंपनी की सेल्स और जो अर्निंग्स हैं वो स्टेबल हैं। जब हम एक स्टेबल इनकम कर पा रहे हैं एज अ कंपनी, तब हमारे लिए ये डिबेंचर्स जो है इश्यू करना बढ़िया रहता है। अब डिबेंचर होल्डर्स के पास भी कोई भी वोटिंग राइट नहीं होती है, ये भी हमारे मैनेजमेंट के अंडर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, तो ये भी हमारे शेयर होल्डर्स के राइट्स को डाइल्यूट बिल्कुल भी नहीं करते, हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स के राइट्स को डाइल्यूट नहीं करते ये डिबेंचर शेयर होल्डर्स। ये हमें सस्ता पड़ता है इस तरह से, क्योंकि इसके ऊपर हमें फालतू का टैक्स नहीं भरना। मैंने तुम्हें बताया ना, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के मामले में, इक्विटी शेयर होल्डर के मामले में जो पैसा हम शेयर होल्डर्स को दे रहे हैं वो एक्सपेंस नहीं माना जाएगा, वो भी हमारा ही प्रॉफिट है, उस पर भी हमें टैक्स भरना है। लेकिन डिबेंचर शेयर होल्डर्स को जो अपन पैसा देते हैं वो एक्सपेंस, वो खर्चा मान लिया जाता है, तो सस्ता पड़ता है इस तरह से।
ये एक परमानेंट बर्डन है अर्निंग्स ऑफ अ कंपनी पे। कंपनी कम कमाए या ज्यादा कमाए, लेकिन पैसा डिबेंचर होल्डर्स को देना ही देना पड़ेगा, फिक्स ही देना पड़ेगा। ये नहीं कि कम कमाए तो कम दे दो, ज्यादा कमाए तो ज्यादा दे दो, नहीं, कम कमाओ चाहे ज्यादा कमाओ, नो मैटर व्हाट, डिबेंचर होल्डर को अपना फिक्स पेमेंट चाहिए। अब जो रिडीमेबल डिबेंचर्स रहते हैं कि इतने टाइम के बाद ये पूरा का पूरा पैसा हमें रीपे करना है डिबेंचर होल्डर को, तो वो उतने टाइम बाद रीपे करना ही करना पड़ता है, चाहे कंपनी ज़्यादा अच्छी परफॉर्म ना कर रही हो। उस टाइम पर अपने पास पैसा ज़्यादा अच्छा नहीं है, फाइनेंशियली अपन उतने स्ट्रांग नहीं है एज अ कंपनी, तब भी हमको वो रीपेमेंट करना ही पड़ेगा। ये एक बर्डन की तरह हो जाता है। बोरोइंग कैपेसिटी, जब तुम डिबेंचर होल्डर से पैसा उधार लेके रखते हो, जब तुम डिबेंचर्स बेच के रखे होते हो, उससे तुम्हारी बोरोइंग कैपेसिटी भी अफेक्ट होती है। जब तुम बैंक में लोन लेने जाओगे तो वो तुमसे कहेंगे, बैंक वाले कहेंगे कि भाई साहब आपने डिबेंचर होल्डर से भी पैसा ले रखा है। डिबेंचर होल्डर से पैसा लेना इज लाइक अ लोन। इसके बाद आते हैं कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक, भाई बैंकों की भी हमने बहुत बात करी है इस वीडियो में, ये तो आपको सिंपली पता ही है। देखो कई तरीकों से आप बैंक से लोन ले सकते हो। रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक डिपेंड ऑन वेरियस फिगर्स सच एज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फर्म एंड द लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट्स इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में इंटरेस्ट के रेट्स क्या चल रहे हैं, जो फर्म है उसका लेवल क्या है, उसका क्या औकात है, उस हिसाब से इंटरेस्ट रेट चार्ज करा जाता है बाय द बैंक। इट इज नॉट अ परमानेंट सोर्स ऑफ फंड। इसमें कोई परमानेंस नहीं है। जब तुम बैंक के पास जाओगे जब तुम्हें पैसा मिलेगा, लेकिन ये नहीं कि परमानेंट हमेशा मिलता ही रहेगा। इससे तुम मतलब समझ रहे हो ना, बोरोइंग कैपेसिटी कम ज़्यादा, क्रेडिट स्कोर बहुत ज़्यादा चोचले होते हैं ये काम करने में। तो मीडियम और शॉर्ट पीरियड्स के लिए ही ये चीज़ यूज़ करी जा सकती है, 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, लेकिन ये ना हो कि भैया 10 साल के लिए, 20 साल के लिए नहीं। कमर्शियल बैंक से तुम बिजनेस के लिए बहुत लंबे टर्म लोन्स नहीं ले सकते। कमर्शियल बैंक आपको लोन तभी देगी जब आप अपना कोई एसेट गिरवी रखोगे कि बैंक वाले भैया अगर हम कल को आपका पैसा ना चुकाएं तो आप हमारा ये सामान बेच के अपने पैसे निकलवा लेना। ये आ गई एसेट पर चार्ज क्रिएट करने वाली बात। मैं शुरू से बता रहा हूँ ना आपको कि एसेट से मतलब नहीं है, एसेट पर चार्ज नहीं क्रिएट करना, एसेट पर चार्ज नहीं क्रिएट करना, कुछ गिरवी नहीं रखना। लेकिन कमर्शियल बैंक से लोन जब तुम लोगे तो तुम्हें गिरवी रखना पड़ेगा कुछ ना कुछ सामान। तुमने 1 लाख का लोन लिया है तो तुम्हें 1 लाख का कोई सामान पे चार्ज क्रिएट करना पड़ेगा कि अगर मैं तुम्हारा ये रीपेमेंट नहीं कर पाता हूँ तो तुम मेरा ये एसेट ले जाना 1 लाख रुपए का, इसको बेच के अपना पैसा निकाल लेना। इसके बाद इसके कुछ फायदे आते हैं। बैंक्स प्रोवाइड टाइमली असिस्टेंस टू बिजनेस बाय प्रोवाइडिंग फंड्स एज व्हेन नीडेड। यानी कि बैंक से तुम्हें टाइम टू टाइम असिस्टेंस मिलती रहेगी, तुम्हें कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं होगी। वो तुम्हें सब बात अच्छे से बताएंगे, कहीं पर कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई एम्बिगिटी नहीं, मस्त एकदम सीधा सीधा प्रोसीजर चलता रहता है। इसमें तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन पता चलती रहती है, भैया ये क्या प्रोसीजर है, कैसे हो रहा है, क्या चल रहा है, और टाइम पे तुम्हें अपना पैसा मिल जाता है। जो तुम्हें लोन अमाउंट आना है वो टाइम पे मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं रहती। आप अपनी जो भी इन्फॉर्मेशन अपनी कंपनी की बैंक को दोगे वो उसे कॉन्फिडेंशियल रखते हैं, कतई भी पब्लिक नहीं करते उस चीज को। तो ये एक सिक्योर वे भी है, एक सेफ है कि भैया आपकी इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपकी कंपनी की इन्फॉर्मेशन, अंदर की जो भी चीज़ आपने बैंक को बताई है वो अपने पास कॉन्फिडेंशियल उसको रखेंगे, किसी और को नहीं बता देंगे। कोई बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ आपको नहीं करनी पड़ती हैं कि भैया एक प्रोस्पेक्टस करो, प्रोस्पेक्टस बनाओ, ये करो, लोगों को बताओ, पब्लिसिटी करो, कुछ नहीं है। बैंक में जाओ, भैया लोन चाहिए, वो आपको तुरंत सारा प्रोसीजर समझा देगा। होगा प्रोसीजर लंबा, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लिकेटेड, टाइम टेकिंग, लेकिन वो करवा देगा, आपके लिए मुश्किल नहीं आएगी। बैंक में जो बैंकर होगा आपका, जो भी आपको लोन दिलवा रहा है, वो काम करा देगा। दिक्कत ऐसा, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये काफ़ी फ्लेक्सिबल सोर्स ऑफ फंड है। मान लो आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया है कि मैं इस चीज़ को जो है 1 लाख को मैं 2 साल में चुका दूंगा, ठीक, 2 साल में छोटे अमाउंट करके हर महीने करके चुका दूंगा। बाद में तुम्हें लगता है कि तुम्हें और ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है तो तुम इस 1 लाख के लोन को 6 महीने बाद एक्सटेंड भी करा सकते हो कि यार ऐसा करो 50,000 और ऐड कर दो इसमें, क्योंकि हमें अपने को और ज़रूरत पड़ रही है। तुम्हारा अपना चुका ही दूंगा मैं ढंग से, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर तुम्हें लगे कि यार इस 1 लाख की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, बैंक वाले भैया से बात करो, मैं जल्दी चुका दूँ तुम्हारा, तो तुमने 1 साल की बात हुई है, तुम 6 महीने में चुका दो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम उसे एक्सटेंड भी करा सकते हो, जल्दी भी चुका सकते हो, काफ़ी फ्लेक्सिबल है। बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए आपको फंड्स मिलेंगे, एंड साथ ही साथ इसका एक्सटेंशन करवाना या फिर रिन्यूअल कराना काफ़ी मुश्किल सा प्रोसेस होता है। मैंने तुम्हें कहा ना, पैसे बढ़वाए जा सकते हैं। 1 लाख भाई 50,000 और दे देना, ऐसे नहीं कि तुम कह दो कि 50,000 और दे दो तुम्हारे अकाउंट में तुरंत आ जाएंगे। इट्स अ डिफिकल्ट प्रोसीजर। तुमको लोन लेते वक्त, बिजनेस के लिए लोन लेते वक्त अपनी कंपनी की सारी डिटेल देनी पड़ेंगी। तुम्हारी कंपनी फाइनेंशियली कैसा परफॉर्म कर रही है, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होते हैं वो सब बैंक को दिखाने पड़ेंगे। तुम्हें कोई एसेट गिरवी रखना पड़ेगा, कंपनी का एसेट नहीं है तो पर्सनल एसेट गिरवी रखना पड़ेगा, पर्सनल श्योरिटी देनी पड़ेगी। एंड इससे ये प्रोसीजर काफ़ी डिफिकल्ट सा हो जाता है, टाइम टेकिंग हो जाता है। कभी कभी बहुत मुश्किल टर्म्स एंड कंडीशंस बैंक लगा देती हैं आपके ऊपर, जो सही नहीं होती। मतलब माथा पच्ची उनमें बहुत, अच्छा यार क्या है यार,
सोच लें बिन बात के। इसके बाद आते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, यानी कि लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। दीज इंस्टीट्यूशंस आर एस्टैब्लिश्ड बाय द सेंट्रल बैंक एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट्स। आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट इन इंस्टीट्यूशन को एस्टैब्लिश करती है, यानी कि ये गवर्नमेंट के होते हैं। कमर्शियल बैंक्स आपको थोड़े टाइम के लिए लोन देते हैं, लेकिन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपको मीडियम से लेकर लॉन्ग टर्म लोन्स देते हैं। ये डेवलपमेंट बैंक्स भी कहलाते हैं, क्योंकि ये डेवलपमेंट में मदद करते हैं। भाई लंबे समय के लिए लोन दे रहे हैं आपको, लो बहुत सारा पैसा ले लो, तो ये डेवलपमेंट बैंक भी कहलाते हैं। यहाँ पे आपको बड़े लोन्स मिलते हैं जिनका लार्ज अमाउंट होते हैं, और लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए जो लिए जाते हैं वो लोन्स आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मिलते हैं, जिससे कि आप अपने बिजनेस के एक्सपेंशन में यूज़ कर सकते हो, रीऑर्गेनाइजेशन में यूज़ कर सकते हो, मॉडर्नाइजेशन में यूज़ कर सकते हो, मतलब जहाँ पर बड़े खर्चे आ जाते हैं। क्योंकि ये डेवलपमेंट बैंक्स हैं तो ये आपको फाइनेंशियल एडवाइस, मैनेजरियल एडवाइस और कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करवा सकते हैं। ये भी सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ये है डेवलपमेंट बैंक। इन्हें मतलब है आपके बिजनेस के डेवलपमेंट से, ये नहीं कि पैसा दो और लो, नहीं, डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं ये। क्योंकि भाई गवर्नमेंट की है ना, गवर्नमेंट के साइड से ऑर्गेनाइजेशन है, तो ठीक है भाई डेवलपमेंट के लिए है, ये नहीं कि सिर्फ पैसा कमाने के लिए बैठे हुए हैं ये। मतलब ऑब्वियसली पैसा कमाना है, लेकिन इनकी प्रायोरिटी है आपका डेवलपमेंट। जब आप किसी डेवलपमेंट बैंक से या फिर बोले तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हो, इनसे जब तुम फंड्स रेज करते हो, तो इससे तुम्हारी मार्केट में इमेज अच्छी होती है, एंड तुम और सोर्सेज से भी फंड्स इजीली रेज कर सकते हो। इससे तुम्हारी, लेकिन जो तुम्हारी गुडविल है वो बढ़ जाती है कि भाई वहाँ से इन्होंने पैसा उठाया है। अब देखो हर महीने तुम्हें पेमेंट करना है अपने लोन का, हर महीने थोड़ा थोड़ा करके ईजी इंस्टॉलमेंट्स में तुम पे कर सकते हो, तो एक बहुत ही बड़ा बर्डन नहीं रहेगा तुम्हारे ऊपर। तुम लोन तो ले लोगे 10 करोड़ का भी, लेकिन वो 10 करोड़ तुमको शायद 25 साल में चुकाने होंगे, तो तुम्हारे ऊपर इतनी कोई बड़ा बर्डन नहीं रहेगा। कभी कभी डिप्रेशन चल रहा होता है, इकोनॉमी हमारी खराब चल रही होती है कि भैया बैंक के लोन नहीं दे रही हैं, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, इन्वेस्टर्स बढ़िया से काम नहीं कर रहे, बढ़िया इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। ऐसे टाइम्स पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपको आराम से लोन दे सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रांग बॉडी होती है, इन पर बहुत सारा पैसा, भैया गवर्नमेंट है ये। इसके कुछ नुकसान, दे फॉलो रिजिड क्राइटेरिया फॉर गारंटी ऑफ लोन्स व्हिच मेक द प्रोसीजर टाइम टेकिंग एंड मनी इनएफिशिएंट। इसका काफ़ी रिजिड क्राइटेरिया रहता, काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर रहता, काफ़ी लंबा प्रोसीजर रहता, जो कि टाइम टेकिंग होता, मनी टेकिंग होता, काफ़ी लंबा है, महंगा है प्रोसीजर। क्यों? क्योंकि भाई इतना बड़ा लोन तुमको चाहिए तो थोड़ा तो काम करना पड़ेगा ना मेरी जान। ये इंस्टीट्यूशंस आपको डिविडेंड पेमेंट करने से भी मना कर देते हो, पहले हमारा पैसा चुकाओगे, अपने डिविडेंड बाद में देख लेना, हमें कोई मतलब नहीं हो। तो ये रिस्ट्रिक्शंस क्रिएट कर देते हैं कि हम तुम्हें इतना सारा पैसा दे रहे हैं, तुम शेयर होल्डर को पैसा दोगे, हमें दोगे पहले? नहीं, शेयर होल्डर को बाहर में जान दो, पहले हमें देखना है। ये जो हमारे डेवलपमेंट बैंक्स रहते हैं, इनके कोई नॉमिनीज भी हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हो सकते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है हमारा, उसके अंदर इनका भी कोई नॉमिनी हो सकता है, जो कि हमारी कंपनी के पावर्स को रेस्ट्रिक्ट कर देता है, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही डिसीजन लेते हैं ना, पूरे सबसे बड़े बड़े डिसीजन तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में इनका ही कोई डायरेक्टर बैठा हो ये डेवलपमेंट बैंक वालों का, तो इससे हमारी कंपनी की पावर कम हो जाती है, वो डिसीजन लेगा उस बैंक के फेवर में, ना कि कंपनी के फेवर में। इसके बाद आती है इंटरनेशनल फाइनेंसिंग, मामला है बाउंड्री पार का आपके। इंटरनेशनल फाइनेंसिंग कमर्शियल बैंक्स भी प्रोवाइड्स करती हैं, कमर्शियल्स बैंक्स प्रोवाइड्स करती क्या कोई कंपनी आ रही है इंडिया के बाहर से इंडिया में काम करने के लिए, वो इंडिया की कमर्शियल बैंक से पैसा उठा सकती है, लोन ले सकती है। इंटरनेशनल एजेंसीज एंड डेवलपमेंट बैंक, जो डेवलपमेंट बैंक हमारे, मैंने तुम्हें बताया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इनसे लोन ले सकती है। कोई भी कंपनी बाहर से आती हुई, फॉरेन से आई हुई कंपनी यहाँ पर लोन उठा सकती है, फंड्स उठा सकती है, फंड्स रेज कर सकती है। इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट आता है इसके बाद। अब इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट में क्या होता है, जो बड़ी कंपनियां हैं जिनको बड़े अमाउंट्स में पैसा चाहिए, वो लेती है इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट से पैसा उठाती हैं। वो बड़े बड़े अमाउंट में जो इंटरनेशनल कंपनियां बैठी हैं, किसी दूसरे देश में जाकर उनको पैसा चाहिए, इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट से वो पैसा उठाती हैं। अब इसके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं कि किन सोर्सेज से किस तरीके से इसमें पैसा जो है रेज करा जाता है, फंड्स रेज कराए जाते हैं, किन किन तरीक़ों से क्या क्या होता है, इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे कि ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, फिर आती है फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। अब आ रही है चॉइस ऑफ सोर्स ऑफ फंड। तुम्हें अपने बिजनेस के लिए पैसा चाहिए, समझ रहे हो, अपने बिजनेस में फंड्स चाहिए, तो वो किस सोर्स से लिए जाए, ये चीज़ कैसे चूज करी जाएगी। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करती हैं द चॉइस ऑफ सोर्स ऑफ फंड। पैसा लोगे, किस सोर्स ऑफ फंड से फंड्स तुम रेज करोगे, ये तुम कैसे डिसाइड करोगे। तो इसके लिए तुम कुछ फैक्टर्स को देखोगे। सबसे पहले कॉस्ट, किस फैक्टर से तुम्हें फंड्स लेने में कितना खर्चा आ रहा है, वो चीज़ देखी जाएगी। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ ऑपरेशंस, तुम्हारी जो कंपनी है वो कितनी फाइनेंशियल स्टेबल है, इस चीज़ पर ध्यान दिया जाएगा। फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड लीगल स्टेटस, तुम्हारा फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तुम कंपनी में, तुम कोई कंपनी हो, कोई सोल प्रोप्राइटरशिप में कोई अपनी फर्म रन
रन कर रहे हो या फिर कोई पार्टनरशिप में हो, ये देखा जाएगा। तुम्हारा फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा जाएगा। उसके बाद पर्पस एंड टाइम पीरियड, किस पर्पस के लिए लोन चाहिए, कितने टाइम के लिए चाहिए, ये चेक करा जाएगा। उसके बाद रिस्क प्रोफाइल, तुम कितना रिस्क उठाने के लिए तैयार हो और किस सोर्स ऑफ फंड में कितना रिस्क है, वो चीज़ देखोगे। उसके बाद कंट्रोल, यानी कि कौन सा सोर्स ऑफ फंड तुम्हारे मैनेजमेंट को कंट्रोल कर सकता है। बोले तो मैंने बताया ना, तुम्हें पढ़ाना बाद में यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर्स के बारे में, वो तो हमारे मैनेजमेंट में भी घुस जाते हैं भैया हाथ पैर मारने के लिए। तो तुम ये भी देखोगे कि वो तुम्हारी कंपनी के ऊपर, तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कितना कंट्रोल कर रहा है वो सोर्स ऑफ फंड। इसके बाद तुम देखोगे इफेक्ट ऑन क्रेडिट वर्दीनेस, तुम्हारी क्रेडिट वर्दीनेस पर क्या इससे कोई असर पड़ेगा, ये भी देखा जाएगा। क्योंकि मैंने तुम्हें कहा ना, कमर्शियल बैंक से तुम लोन लोगे तो तुम्हारी क्रेडिट वर्दीनेस पर उससे असर पड़ेगा। तो अब तुम डिबेंचर्स इशू करोगे तो तुम्हारी क्रेडिट वर्दीनेस पर उससे असर पड़ेगा, लेकिन तुम जब इक्विटी शेयर्स इशू करोगे तो तुम्हारे क्रेडिट वर्दीनेस पर उससे असर नहीं पड़ेगा। तो ये चीज़ भी चेक करिए। इसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी एंड ईज, कौन सी चीज़ ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, कौन सा सोर्स से पैसा उठाना कितना ज़्यादा आसान है, ये सब देखा जाएगा। कि मतलब अगर तुम्हें माल ही खरीदना है थोड़ा सा, जो कि तुम अगले महीने पे कर सकते हो, तो तुम जाकर ट्रेड क्रेडिट लो ना, तो बैंक से लोन क्यों लोगे ना। तो ये भी देखा जाएगा। उसके बाद टैक्स बेनिफिट्स, इसमें तुम्हें टैक्स बेनिफिट्स बढ़िया से मिल रहे हैं। जैसे मैंने तुम्हें कहा, इक्विटी शेयर होल्डर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जब अपन डिविडेंड पे करते हैं, वहाँ पर हमें टैक्स बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं, हमें उसका भी टैक्स भरना पड़ता है जो पैसा हमें उन्हें दे दिया। लेकिन जब अपन डिबेंचर होल्डर्स को पैसा पे करते हैं, उनको रिटर्न देते हैं उनके इन्वेस्टमेंट पर, तो उसमें हमें टैक्स नहीं भरना पड़ता है। तो ये सब भी ध्यान में रखने के बाद, ये सारे फैक्टर देखने के बाद तुम डिसाइड करते हो कि तुम्हें कौन से सोर्स से फंड्स चाहिए। इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब एंड बाय बाय।